Okay, so let's start. स्पीकर ऑफ करो. स्पीकर किसका चालू है? ठीक है. सो कल जो जो बोला था किसने क्या किया या कुछ भी नहीं किया? किया क्या किसी ने? कल मैंने बताया था क्या करना है. तो ऑब्जेक्ट्स बनाने, सॉरी क्लास बनाने थे एंड ऑब्जेक्ट्स से बनाए क्या? ये किसने बनाया? तुम लोगों ने पीछे बनाए. ओके. और ऑनलाइन स्टूडेंट्स किन किन ने बनाया? एक अब हुआ, दो कोमल, और दो ही लोग हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की लगता है. बाकी सिद्धार्थ, श्रद्धा, ओके ओके. और मेरा सिद्धार्थ ने किया है लगता है. श्रुति ने भी किया. ओके ठीक है. उसमें कोई डाउट वगैरह आया तुमको? मीन्स क्लास वगैरह में कुछ इश्यूज आए क्या? कोड में कोई इशू, किसी के कोड में कुछ इशू आया है या फिर कुछ गलत हो गया, उसको समझ नहीं रहा ये कहाँ से आ रहा है? कोई है जिसके जिसके कोड में कुछ इशू आ रहा है या वो रन नहीं हो रहा है, उसका कोड एरर्स दिखा रहा है उसको? किसी को कोई इशू नहीं आ रहा? सबको समझा क्या? मतलब बेसिक है. ऑब्जेक्ट बनाना है हमको. कहाँ पर डाले थे? यश में डाले थे आई थिंक. नहीं, स्टूडेंट में. ओके हाँ. और फाइल का नाम एंड ये क्लास का नाम, जो भी हम क्लासेस रखने वाले उनका नाम सेम नहीं रहना चाहिए. अगर सेम रहा तो ऑफकोर्स वहाँ पे दिक्कत आ जाती है. ठीक है, इश्यूज क्रिएट होती है उसमें. तो हमको है ना ऐसे ही, जब हम बैकएंड लिखेंगे एज अ पाइथन डेवलपर डायरेक्टली, तुमको तो एज अ एमएल डेवलपर या फिर एज अ डेटा साइंटिस्ट कहीं पर भी जॉब तो नहीं मिलेगी. सो अगर तुमको एज अ डेटा साइंटिस्ट या फिर उसी फील्ड में जाना है तो एक ये भी फील्ड हो सकती है ना कि पाइथन, एज अ पाइथन डेवलपर भी तुम एक स्टेप अहेड जा सकते हो अगर तुमको लॉन्ग टर्म में डेटा साइंटिस्ट ही बनना है. किसी किसी का रहता है कि डेटा साइंटिस्ट ही करना है या मशीन लर्निंग ही करना है उनको, उनका मैथ्स थोड़ा अच्छा वगैरह होता है. तो एक स्टार्ट पॉइंट ये रह सकता है ओके कि पाइथन डेवलपर जिसमें बैकएंड्स लिखते, ऐसी कोई कंपनी होगी जो पाइथन डेवलपर को हायर करती होगी बैकएंड्स के लिए, बैकएंड लिखने के लिए. तो ये सब उसमें आता है. ठीक है, बैकएंड में. कॉज हम लाइब्रेरी खुद भी बनाना सीखना चाहिए हमें, क्योंकि जितने लाइब्रेरीज पाइथन ने दिए उतने से ही हमारा तो सेटिस्फाई नहीं होगा ना. अगर हमारा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है, तो जितने पाइथन ने लाइब्रेरीज दी है वो तो ठीक है, बट हम खुद की लाइब्रेरीज भी बना के उसको फिर इंपोर्ट कर सकते हैं. समझिए, तो ऐसे हम एक खुद की लाइब्रेरी बना सकते हैं और डायरेक्टली उसको ऐसे कॉल कर सकते हैं. ये एक टाइप की लाइब्रेरी ही बन गई. ठीक है, याद होगा हम बहुत सारी लाइब्रेरीज को ऐसे भी कॉल किए थे. आई थिंक गूगल जेमिनाई जब हमने यूज़ किए थे तब फ्रॉम गूगल इंपोर्ट गूगल जेमिनाई ऐसा कुछ तो उसका था. ये भी एक स्टाइल है. ओके. और एक तरीके से हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर सकते हैं, नॉर्मल लाइब्रेरीज जो रहती है. फॉर एग्जांपल अभी मैं एक LIBD, ठीक है, .py, ये एक लाइब्रेरी बना दी मैंने पाइथन की, पाइथन फाइल में. अब इसमें अगर मैं जो भी मुझे लिखना है फंक्शंस लिखूंगा. ठीक है, एक ऐसी भी लाइब्रेरी रह सकती है जहाँ पे सिर्फ फंक्शंस है. ओके, कैलकुलेट ग्रेड, ठीक है, देखते क्या देता है ये. ठीक है, ये एक हो गया. उसके बाद में सब्जेक्ट एंड ओके डेफ एडिशन A+B. ठीक है, ये सबको ये कोड समझ में आ गया क्या कर रहे? मैंने LIBB.py वाली फाइल बनाया, उसमें मैंने क्या कोड लिखा है? 3 फंक्शंस लिखे. ओके, यहाँ पर मैंने 3 क्लियर शॉर्ट फंक्शंस लिखे. एक फंक्शन का क्या नाम है? कैलकुलेट अंडरस्कोर ग्रेड. दूसरे का क्या है? टीचर अंडरस्कोर इन्फो. एंड थर्ड का है एडिशन
ओके ठीक है, एक सेकेंड गाइस। तो अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे कितनी भी लाइब्रेरीज बना सकते हैं, ऐसे एक्स वाई जेड कितनी भी लाइब्रेरीज बना सकते हैं, मीन्स फंक्शंस बना सकते हैं। ओके, लाइब्रेरीज क्या रहती है, वो एक टाइप के फंक्शंस ही रहते हैं, बट वो पाइथन ऑलरेडी अवेलेबल करके देता है, तो हम उसको डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ कर देते हैं। तो जितने भी लाइब्रेरीज हम यूज़ करते हैं सबका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। अगर जब तुमने देखा होगा, एक सेकेंड ना, हमने एक बार रैंडम भी किए थे, इंपोर्ट रैंडम, है ना, रैंडम एज आर डी। सो उसका किस तरीके से था, हम एक आई इक्वल टू ले लेते थे, आई इक्वल टू आर डी डॉट रैंड इंट, ओके, और 1,10। सो ये क्या करता था, बताओ ये क्या करता था, बोलो। 1 to 10 में से कौन से भी रैंडम नंबर डिस्प्ले करता था। है ना, 1 to 10 में से कौन सी भी रैंडम नंबर रैंडम डिस्प्ले नंबर करता था। डिस्प्ले। सो अगर तुम ये कोड देखोगे, ये देखो ये वाला कोड दिख लिया, आर डी डॉट रैंड इंट और ब्रैकेट के अंदर, और हमारा क्लास वाला कोड देखो, कल का जो कोड था क्लास में, सॉरी ऑब्जेक्ट में, हम ऑब्जेक्ट भी कुछ ऐसे ही पास कर रहे थे। देखो ये कोड मैंने यहाँ पे ला दिया, सॉरी दूसरा कोड हो गया, क्या था वो, देखो रैंडम यहीं पे कर देता, इम्पोर्ट रैंडम एज आर डी कर देते, एंड देन आई इक्वल टू आर डी डॉट रैंड इंट 1,10, ठीक है। ये देखो, ये आई और जी देखो लगभग लगभग सेम नहीं है। अगर मैं ऐसा कोई फंक्शन बना देता यहाँ पर, जो ग्रेड वाला फंक्शन था वहाँ पे मार्क्स लेना चाहिए, उसने ऐसे कुछ बना देता, तो यहाँ पे कुछ ऐसे 10 आ जाता है ना। तो लगभग लगभग तुम देख रहे हो, ये जो रैंडम वाला है वो तो पाइथन ने अवेलेबल करके दिया है, एंड जो दूसरा वाला है ग्रेड वाला, ये कल हमने बनाए थे, ठीक है, स्टूडेंट वाले में हमने ये ग्रेड वाला बनाया था, ये सेल्फ वाला दिस, समझा। तो दोनों सेम ही है, बस उतना है कि वो पाइथन ने ऑलरेडी अवेलेबल करके दिया है, और अगर हमें खुद बनाना है तो हम ऐसे बना सकते हैं। समझा सबको ये, कि दोनों सेम ही है, ये बस उतना है कि ये पाइथन ने बनाया और एक हमने बनाया है। बट इनकी राइटिंग अगर तुम देखोगे, ये आर डी डॉट, है ना, पाइथन की जो लाइब्रेरीज है रैंडम, उसमें हमें ये पहले करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पहले से उसका भी कोड लिखा रहता है। हमें बस ये डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट बना है आर डी, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और इसका जो फंक्शन रहता है उसको डायरेक्टली कॉल करना पड़ता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर एक बार तुम स्क्रॉल करोगे तो तुमको इसका ये दिखेगा कि इसका कोड कैसा लिखा है, डेफ आर डी इन, ऐसा कुछ कोड लिखा है इसका लगभग लगभग। अगर इसका ये हमने लिखा है, ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहाँ थे, लिब, ठीक है। समझ गया ना सबको, किसी को कोई डाउट है कि ये अलग है या वो अलग है, दोनों सेम ही है, बस इतना ही कि वो पाइथन अवेलेबल करता है एंड एक हम खुद बना रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज अभी फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस हम बना सकते हैं। अभी हमें अगर कोई नॉर्मल फंक्शन, जैसे कि हमने नॉर्मल फंक्शंस क्या क्या देखते थे, एक कुछ ऐसा सेट देखा था, अगर सेट हमको डिफाइन करना है तो डी इक्वल टू, अगर सेट बनाना है मुझे तो इसके अंदर मैं लिस्ट पुट कर देता था, है ना, ऐसा कुछ हमने किए थे, लिस्ट पुट कर देता था। सो अभी अभी डायरेक्टली अगर हमें ऐसा कुछ यूज़ करना है हमारे दूसरे पाइथन फाइल में, कि एडिशन, और उसको मैं दो चीज़ दे दूंगा, एडिशन 10,1, तो देखते क्या होता है, ठीक है। वेट अ सेकेंड, सो इम्पोर्ट इम्पोर्ट, हाँ ठीक है, यस डॉट पी वाई में अभी मैं वो जितने जितने भी मैंने बनाया है वो यूज़ करता, इम्पोर्ट करता, ठीक है। पहले ग्रेड, कैलकुलेट ग्रेड करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट अंडरस्कोर ग्रेड। सो लेट्स गो टू यश। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें इंपोर्ट और हमारा यश जो भी लाइब्रेरी का नाम रखिए बस वो इंपोर्ट करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, एंड देन एंटर, सॉरी यश नहीं, लिब, LIBB, क्योंकि हमने लिब में डाले, ठीक है, देन एंटर, दैट्स इट। अभी तुमको क्या करना है, अभी यहाँ पर प्रिंट LIBB डॉट कैलकुलेट ग्रेड, ओके, कैलकुलेट ग्रेड एक ही वैल्यू दे रहे थे ना हम उसको, 85, 89 या 89,
ठीक है 85 दे देते। ओके अब इसको अगर हमने प्रिंट किया, चलो इसको यहाँ से भी प्रिंट, ए आ रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है। समझ गया कि डायरेक्टली हम ऐसे भी कॉल कर सकते हैं लिब डॉट, अभी उसके अंदर जो भी लाइब्रेरीज है वो तो हमको पता ही रहेगी, ठीक है। तो वो जो भी लाइब्रेरीज को हमको एक्सेस करना है उसको हम यहाँ से कर सकते हैं। देखना यहाँ पर जाने का, जो जो हमने लाइब्रेरीज बनाई, अभी जो लाइब्रेरीज हमें यूज़ करनी है, जैसे टीचर इन्फो नेम कॉमा स्टडी हमें अगर प्रिंट करना है बस, सो चलो एडिशन का ही करते हैं, एडिशन करना है हमें। सो फर्स्ट क्या करूँगा मैं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा ए करके, उसमें मुझे अगर स्टोर करना है तो LIBB डॉट ADDITION और 5,7 एंड देन प्रिंट ए। ओके देखो ए आया और उसके नीचे 12 आया, ठीक है। अब देखो इसको इसमें LIBB डॉट क्यों लिखते, सी अभी क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे इंपोर्ट LIBB कर रहे हैं, तो इसका कंट्रोल कहाँ पर जाता है, डायरेक्टली इसका डायरेक्टली कंट्रोल चले जाता है यहाँ पर, ठीक है। LIBB में LIBB डॉट PY जो हमने बनाया, इस कोड का कंट्रोल इस कोड में चले जाता है। ओके देन उसके बाद में नीचे नीचे रन हो गए, उसके बाद में प्रिंट LIB डॉट कैलकुलेट ग्रेड। सो ये क्या करेगा, LIB के अंदर जाएगा, वहाँ पर चेक करेगा कि कोई कैलकुलेट ग्रेड नाम का कोई फंक्शन है क्या। येस है कैलकुलेट ग्रेड नाम का फंक्शन, और उसमें कुछ पास है क्या, पैरामीटर, ऑफ कोर्स उसमें पैरामीटर पास था, तो डायरेक्टली हमने वो पैरामीटर पास कर दिया यहाँ पे। और जो भी इनपुट आ रहा, इनपुट कैसे आ रहा है, ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ये कुछ तो रिटर्न कर रहा है। हम यहाँ पे सिर्फ प्रिंट नहीं कर रहे, ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ए, रिटर्न बी, रिटर्न सी। ओके तो ये रिटर्न हमें ए करता है अगर 85 के ऊपर रहा तो। सो कहाँ गया, यस, जो ये रिटर्न है डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, बस दैट्स इट। जो भी उसने रिटर्न किया हमारे फंक्शन ने वो रिटर्न हो जाएगा। सिमिलरली फॉर एडिशन ऑल्सो, जो भी वो रिटर्न करेगा लास्ट में a प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा। फंक्शन समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा इजीली, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस एक है कि हम एक फाइल में पूरे फंक्शंस लिख रहे। सो उन फंक्शंस को अभी हमें दूसरे फाइल में इंपोर्ट करना है, तो ये ऐसे करके हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट LIB अगर हमने सिर्फ फंक्शंस लिखे तो। बट अगर हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स लिखे, जैसे इसमें लिखे थे, कहाँ गया हमारा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्लासेस लिखे हैं ना, पूरे ये क्लासेस बनाए हैं, और क्लास के अंदर हमने सेवरल टाइप्स ऑफ मेथड्स बनाए, ठीक है। इसको मेथड्स भी बोलते हैं, फंक्शंस भी बोलते हैं, ओके। सेवरल टाइप ऑफ मेथड बनाए, तो इसको यूज़ करने का थोड़ा अलग तरीका है, उसको हम फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्रॉम ये रहता है उसका कि फ्रॉम, क्योंकि पहले फ्रॉम स्टूडेंट आएगा, फ्रॉम से जाएगा स्टूडेंट डॉट PY में, फिर उसका एक्सेस जाएगा उसकी क्लास में, कौन सी क्लास तुमको इंपोर्ट करनी है, दैट्स वाई वहाँ पे फ्रॉम और उसके बाद इंपोर्ट आता है। बट जैसे कि इसमें अगर तुमने देखा होगा, इसमें हमने कुछ अलग कुछ कोड नहीं लिखा है, क्लासेस वगैरह कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल फंक्शन से, तो इसलिए सिर्फ इंपोर्ट आएगा, ठीक है। अभी समझा इंपोर्ट कब लिखना है और फ्रॉम कब लिखना है, आया समझ में। किसी को अभी डाउट है इसमें कि इंपोर्ट कब लिखना है, फॉर्म कब लिखना है? ऑफलाइन स्टूडेंट आया क्या समझ में, इंपोर्ट और फॉर्म कैसे क्या लिखते कब आए क्या? नहीं, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। बिकॉज फंक्शंस बनाए तो डायरेक्टली इंपोर्ट करो, और अगर क्लासेस का हमने कुछ बनाए तो फिर फॉर्म और उसके बाद में इंपोर्ट करो जो भी क्लास तुमको इंपोर्ट करनी है, क्योंकि एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं ना, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फंक्शंस। अभी ये इसका यूसेज बहुत जगह पे और बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के टाइम पे। अगर कोई भी पाइथन में अगर बैकएंड लिख रहा है तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये चीज़ें। कॉज ऑफकोर्स हम पूरा का पूरा कोड एक इसमें नहीं लिखने वाले, अगर एक ही इसमें सब कुछ कोड लिख दिए तो वो कोड हो जाएगा 10,000 20,000 लाइन से भी ऊपर, सो मेंटेन करना बहुत हार्ड हो जाता है। तो मेंटेनेंस के लिए हमको कोड को अलग अलग पाइथन फाइल्स में लिखना पड़ता है, ठीक है, एक ही फाइल नहीं रहेगी। अभी मोस्ट ऑफ द तुमने भी देखा होगा, आकाश तुम्हारा माइक, हाँ ठीक है, तो जैसे तुमने देखा होगा अभी तुम अगर कर रहे होगे तो एक ही फाइल में सब कुछ कोड लिखते हो, बट अभी ऐसे आदत करना है आगे से कि
अलग अलग फाइल में जितना हो सके उतना कोड लिखो, तो क्या रहेगा, उससे मेंटेनेंस के लिए अच्छा रहेगा। और और फाइल का नाम ऐसा रखना है जो तुमको समझे कि ये फाइल में क्या कोड है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टूडेंट लिखा है तो मुझे ये समझ रहा है कि स्टूडेंट डॉट पी में मैंने स्टूडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखी है। इसका मैं नाम चेंज करके ऐसे भी लिख सकता कि स्टूडेंट STUDENT स्टूडेंट क्लासेस CLS। सो मैं ये समझ सकता हूँ कि एक सेकंड प्लान सी हो गया कि यहाँ पे स्टूडेंट क्लासेस है करके, ओके, स्टूडेंट के क्लासेस है। और अगर फंक्शन का कुछ रहेगा यहाँ पे, जैसे ये यश डॉट पी वाई है, अभी मेरे को यश डॉट पी वाई में लिब LIB है ना, तो यहाँ पे ये किसकी लिब है, आई मीन लाइब्रेरी अंडरस्कोर FUN, ठीक है। FUN मीन्स फंक्शन, फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म FUN भी लिख सकते हो, FUNT या और FUN, ठीक है। तो इतना ही है इसमें, इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे तुम, पहले एक इसमें लिखो और फिर उसमें। कल किस किस ने किया है और कुछ शेयर कर सकते हो क्या कोड वगैरह डायरेक्टली यहाँ पर चैट में, छोटा सा कुछ अगर किसी ने बनाया, ट्राई वगैरह करके देखी हो तुम लोगों ने। डेफ टीचर लिखो। हाँ बट देखो बहुत लोगों ने आई थिंक सिर्फ जो मैंने कल बोला था यहाँ पे ये करने के लिए, स्टूडेंट स्टूडेंट क्लास में सिर्फ तुमने इतना ही लिखा है, दिस मच। ये क्या हो गया, ये सिर्फ डेटा मेंबर्स ले रहा है, मीन्स एक वेरिएबल बना रहा है, समझ लो ये सिर्फ वेरिएबल बना रहा है क्लास के लिए। ये फंक्शंस नहीं लिखे ना बहुत लोगों ने, तुमने फंक्शन नहीं लिखा इसमें, सिर्फ वेरिएबल लिख लगे। तो वेरिएबल कोई काम का ही नहीं है, अगर तुमने कुछ उसमें फंक्शन ही यूज़ नहीं किया है तो समझ लो कि उसका सिर्फ नाम है, एक आदमी को सिर्फ नाम दे दिए, बट वो कुछ काम वगैरह कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो गया है। अगर तुमने इसको ऐसा नहीं दिया तो अभी बस एक स्टूडेंट क्लास करके रख दिया है, बट हाँ तो वो तो सुबह का ही था ना वो जो मैंने दिया था कल, बट मैं तुमको एक्स्ट्रा उसमें डालने बोला, जैसे कोर्सेस में तुम अपने मन से कुछ फंक्शंस डाल सकते हो। अगर क्लास किसी एक जगह ना तुम्हारा कोड दिखाओ, ऐसा कुछ तुमने अगर क्लास, जैसे ये तो कल ही दे दिया था, अभी अगर तुमने ऐसे क्लास बनाए एक और कोर्सेस नाम का एक क्लास बना दिया, ओके, कोर्स नाम का एक क्लास बना दिए। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो ठीक है, कोर्स नेम और कौन सा टीचर वो कोर्स पढ़ाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन हम डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ बस उतनी रहेगी इन्फॉर्मेशन, बट वो इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है या फिर किसी को प्रिंट कराना पड़ेगा ना वो इन्फॉर्मेशन को। सो एक प्रिंट स्टेटमेंट ऐसा लगा सकते हैं ना हम कि कोर्स इन्फो एंड देन कोर्स सेल्फ डॉट कोर्स नेम टॉट बाय सेल्फ डॉट टीचर और वो टीचर का नाम, टीचर टीचर टीचर। अभी देखो यहाँ पे दो है ना, सेल्फ डॉट नेम, एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ, बताता हूँ तुमको। बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये डॉट नेम एक्स्ट्रा इसलिए आया है कि टीचर का एक और हमने क्लास बनाया, तो यहाँ से नेम लेके आता है। पहले का कोड देख लेते, किसने भेजा कोड, ओके पूनम ने कोड भेजा है, लेट्स सी पहले उनका कोड। ठीक है, पूनम ने क्या क्या कोड लिखा है देखो। फर्स्ट उसने एक क्लास बनाई है, सबको दिख रहा है ना कोड, एक क्लास बनाई है उसने, देन उसमें नॉर्मल स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम डाल दिए। सेल्फ लिखना ही पड़ता है, ठीक है, सेल्फ डॉट, ये वेरिएबल को सेल्फ डॉट ही करना पड़ता है, ओके। और उसके बाद क्या किया है, सेल्फ डॉट नेम एंड देन उसके बाद में डिस्प्ले स्टूडेंट का नाम डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बना दिया है उसने, और रिटर्न कर रही है डायरेक्टली ये रिटर्न कर रही है, वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग रिटर्न करना। तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है। और ये जो एफ रहता है ना, ज़रूरी नहीं वैसे लिखना, बट ठीक है, एफ से ये सब हम चीज़ें कर सकते हैं, ये करली ब्रैकेट में सेल्फ डॉट स्टूडेंट लिख के। नहीं तो फिर क्या करना पड़ता था, अगर हमने एफ नहीं लिखे, सो रिटर्न नॉर्मल आदमी कैसे करता, आईडी, ओके, आईडी, उसके बाद में कॉमा दे देता, उसके बाद में सेल्फ
डॉट student id और उसके बाद में नेम और उसके बाद में ऐसा लिखता कुछ, ऐसा कुछ वो रिटर्न करता कि पहले स्ट्रिंग रिटर्न करता एक, उसके बाद में कॉमा देता, उसके बाद में वापस कुछ उसका स्टूडेंट आईडी का नाम देता, उसके बाद कॉमा देता, उसके बाद एक और स्ट्रिंग देता एंड उसके बाद कॉमा देता। ठीक है, अगर हमने ये एफ नहीं लगाए तो ऐसा कर सकते हैं, बट हाँ अगर हमने एफ लगा दिए तो जो भी हम करली ब्रैकेट के अंदर करेंगे लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखो, ऐसे नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर वो समझा नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर ऐसे किए तो अच्छा है एफ लगा के। ठीक है, तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद में क्या किया है, सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट में भी उसने दो, एक सब्जेक्ट नेम ले गया है और एक सब्जेक्ट मार्क्स लिया है और वो पास कर रही है सब्जेक्ट नेम एंड सब्जेक्ट मार्क्स। अभी तुम देखो, अभी तुमने एक ऑब्जर्व किया होगा ये सब सेम है। ठीक है, सब्जेक्ट सेल्फ डॉट सब्जेक्ट भी सेम है, नेम भी सेम है ना, ये यहाँ पर भी सब्जेक्ट और नेम सेम है, यहाँ पर भी सेम है। सो अभी समझ नहीं आ रहा होगा मे बी कि ये तीनों के तीनों एक ही है या फिर कैसा है करके। तो देखो ये क्या है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल समझो इसको, जो अभी अभी वर्क हो रहा है। ठीक है, इनका नाम हम चेंज भी कर सकते हैं, एक बार चेंज करके देखते हैं गलत तो नहीं आता। और यहाँ पे अभी कोई एरर आ रहा है नहीं ना, मतलब देखो क्या रहता है ना, फंक्शंस ही है, ये भी एक टाइप के फंक्शंस ही है। फंक्शंस में क्या रहता है, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं, ए बी सी भी डाल सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया, नॉर्मल वेरिएबल। अभी देखो इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कभी कभी, इसलिए मैं थोड़ा और क्लियर इससे, ये क्लास है। ठीक है, इसको भूल जाते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अभी इतना ही समझो, ये क्लास है और अगर मैं मुझे इस क्लास को बुलाना है तो मैं कैसे बुलाऊंगा, समझ लो sub sub1, ओके sub1 डॉट फिर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ठीक है, सिर्फ इतना अभी याद रखो, इसका नीचे वाला काट देते हैं क्योंकि जब मैं कर रहा था मुझे बहुत कन्फ्यूजन्स होती थी इसमें कि ये दोनों अलग कैसे क्या है करके। देखो अभी ये कोड समझ, देखो ऊपर का भी कोड का ये एक कोड है। ठीक है, एंड फंक्शन का एक नॉर्मल कोड लिखते हैं, नॉर्मल फंक्शन से समझेंगे हम। एक फंक्शन लिखते हैं एडिशन, उसमें लिखते हैं हम a कॉमा बी। ओके, अभी यहाँ पे मैं एक x नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ और उसमें मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ a, ओके, एंड y नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें मैं वैल्यू कर देता हूँ पुट b एंड रिटर्न x प्लस y। अभी मुझे एडिशन को कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, एडिशन को कॉल करना है तो बताओ कोड क्या लिखूँगा यहाँ पे। अगर मुझे एडिशन को कॉल करना है तो एडिशन फंक्शन को कॉल करना है तो मैं क्या कोड लिखूँगा, बस उतना बताओ। अगर मुझे कोई भी फंक्शन को कॉल करना है तो हम कैसे कॉल करते हैं, अभी ऊपर का सब कुछ कोड भूल जाओ, तुम ये भी भूल जाओ। लो अभी इतना कोड है, मुझे सिर्फ एडिशन को कॉल करना है तो अब मैं कैसे कॉल करूँगा बोलो। प्रैक्टिस नहीं किया लगता तुमने फंक्शन की। एडिशन और पैरेंथेसिस। और उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, ये कैसे पैरामीटराइज वाला है ना। एडिशन एक्स एक्स और वाई। एक्स और वाई क्यों रहेगा उसमें, एडिशन में एक्स और वाई कहाँ से रहेगा। ये देखो यहाँ पर क्या, जैसे कोमल ने लिखा सेम वैसा है, सिद्धार्थ ने भी सही लिखा, ADDITI एडिशन लिखे, ये तो ठीक है। कॉल ऐसे तो होता है, इतना तो पता है तुमको, समझा। कॉल अगर करना है कोई भी फंक्शन, यस। अगर इसके अंदर ये नहीं रहता तो डायरेक्टली कॉल हो जाता, बट अभी इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स है, तो आर्ग्यूमेंट्स है तो हमें ये आर्ग्यूमेंट भी डालने पड़ेंगे ना। हम यहाँ पे एक तो हार्ड कोडेड आर्ग्यूमेंट डाल सकते हैं a+1, ठीक है 5+1, तो 5 की वैल्यू ये a को मिल जाएंगी, 1 की वैल्यू b को मिल जाएगी। या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे p लिख देता हूँ, p = 5 डाल ऐसे, मीन्स अगर क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक बनाना है तुमको पूरा प्रोग्राम, इंट इनपुट एंड देन उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में q भी बना देता हूँ मैं, q = इंट इनपुट। ओके, नहीं उर्मिला वो नहीं पूछ रहा मैं, c = a+b, वो नहीं, मैं सिर्फ पूछा था कि फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, फंक्शन को कॉल कैसे करना है, फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं।
सो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, आई होप अभी सबको फंक्शन चलते कैसे वो तो पता चल गया होगा कि पहले डेफ देखेगा अपना पाइथन कंपाइलर, डेफ पढ़ेगा, फिर ये पढ़ेगा एडिशन, अपने बैकएंड में स्टोर कर देगा एडिशन नाम का, जब उसको कॉल करेंगे तब उसके अंदर ये घुसेगा, ठीक है, अंदर के कोड उसके बाद में रन हो गए। फिर उसके बाद में इसने पी लिया और यूज़र से एक पी नाम का, अरे यूज़र से एक पी नाम का क्या लेगा, वो इंटीजर में इनपुट लेगा और वापस फिर क्यू आएगा तो क्यू का भी एक इंटीजर लेगा, ठीक है, इतना समझा। और फिर क्या करेगा, पी और क्यू हमारे पास स्टोर हो जाएंगे एक जगह पे मेमोरी में, और जैसे ही हमने रिजल्ट इज इक्वल टू एडिशन पी कॉमा क्यू की और जैसे कि एडिशन पी कॉमा क्यू दिखा उसको, तो पी में जो भी वैल्यू डालेंगे और क्यू में जो भी वैल्यू डालेंगे वो कहाँ पर जाएगी, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए में फिक्स हो जाएगी ऊपर जाके, और क्यू की वैल्यू बी में फिक्स हो जाएगी, है ना। फिर ये x की वैल्यू इज इक्वल टू ए, वाई की वैल्यू इज इक्वल टू बी। सो कोई मेरे को बता सकता है y और x एंड y की वैल्यू क्या रहेगी, जो p एंड q की वैल्यू है, x की वैल्यू p की वैल्यू के समान रह जाएगी क्योंकि उसमें a की वैल्यू डाल दे, एंड y की वैल्यू q की जाएगी क्योंकि उसमें b की वैल्यू डाले। समझ रहा है, ये मेन समझना चाहिए ये तुमको इतना। अभी देखो इसको एक बार रन कर लेते हैं। फंक्शंस में डाउट रहा ना तो फिर वो क्लास का भी नहीं समझेगा अच्छे से। इसको रन ऐसे कर सकते हैं, स्टूडेंट एंड देन एंटर किया। सो अगर अभी मैंने एंटर किया, पहले सबसे पहले उसने मेरे को एंटर फर्स्ट नंबर पूछा, 5 किया मैंने, 5, उसके बाद में मैंने किया 2, ठीक है, एंड अरे मैंने प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखा, कुछ भी नहीं होगा, रुको प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट रिजल्ट, ठीक है, ओके, फर्स्ट नंबर 4, सेकेंड नंबर 2, 4 + 2 कितना होता है, 6 होता, ठीक है, आया बराबर, बराबर तो आएगा, बट ये समझा कि तुमको ये जैसी एडिशन, ये यहाँ पर जो रहते ये पैरामीटर्स कैसे रहते, ये ऐसे एक दूसरे को ऐसे लिंक रहते पैरामीटर्स, वो समझो कि पैरामीटर्स एक दूसरे से लिंक रहते, और ये जिस फॉर्मेट में पैरामीटर्स है सेम वही फॉर्मेट में हमको यहाँ पर भी देना है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले q लिख दूंगा और बाद में p लिख दूंगा तो ये q की वैल्यू b हो जाएगी और p की वैल्यू a हो जाएगी, वैसे नहीं। फिर अगर मैंने उल्टा लिख दिया तो q की वैल्यू a को चले जाएगी एंड p की वैल्यू b को चले जाएगी, ठीक है। अभी हम इसको क्लास में कैसे कैसे कर सकते कंपेयर वो देखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट रहता है इसलिए। अब इसको हम कॉपी करके और माइनस ओके, ठीक है, तो ये हो गया अपना फंक्शन। फंक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप, FUNCTION, ठीक है, ओके। सो अभी इसको कंपेयर करो, फंक्शन को अपने क्लास से कंपेयर करो कि सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसका कॉल करने का तरीका अलग है। सो इधर हम सब्जेक्ट लेते, क्लास का नाम लिखते, और वो क्लास में जो भी डेटा मेंबर्स हो गए, यहाँ पे जो डेटा मेंबर्स है वो सॉरी यहाँ पर जो डेटा मेंबर्स हम दे रहे उनको हमें पास करना पड़ता है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे एक और डेटा मेंबर बना दिया, मुझे याद है एक और वेरिएबल चाहिए था मुझे, सेल्फ डॉट रोल नंबर इक्वल टू, अभी इक्वल टू कुछ नहीं रहेगा, बट उसके पहले मेरे को कहाँ पे ये जो फंक्शन रहता है एक टाइप का, कंस्ट्रक्टर मतलब फंक्शन ही रहता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर मतलब फंक्शन रहता है। सो ROLLNO, ठीक है, रुको यहाँ पे बी लिख देता हूँ मैं, समझ लो, यहाँ पे C_roll लिख देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 12, और ये जो C_roll है इसकी वैल्यू मैं अपने सेल्फ डॉट रोल नंबर को दे देता हूँ, ठीक है। तो अभी ये देखो यहाँ पे सबके नाम भी हमने अगर चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक है, कि ये वाले अलग रहते, ये साइड के पूरे अलग रहते एंड ये साइड के अलग रहते। और अगर इसका नाम भी मैंने चेंज कर दिया, कुछ सब्जेक्ट ही रखा, सिर्फ सब्जेक्ट रखा, मार्क का मार्क रखा, सिर्फ मार्क MRK रख दिया, ठीक है, रोल नंबर का तो अलग ही है, समझ रहे हो। अभी अब इसको समझो, ये दोनों ये वेरिएबल्स समझ लो, ये नॉर्मल वेरिएबल्स मतलब x एंड y, इधर के जो हो गए वो x एंड y हो गए तुम्हारे, और ये साइड के जो वेरिएबल्स हो गए ये हो गए a एंड b, है ना, और ये भी हो गए तुम्हारे a एंड b, बस इसमें एक c एक्स्ट्रा ऐड कर दिया मैंने,
है ना, इतना समझने का ट्राई करो तुमने कि यहाँ पे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है, ठीक है। और कॉल तो सेम ही हो रहा है। अभी कॉल देखो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट अभी समझ लो कि एडिशन है फंक्शन का नाम, बस अभी इसको हम क्लास को बुला रहे हैं। क्लास को बुलाने के लिए पहले उसमें ये डालना पड़ता। अभी देखो इसमें पी एंड क्यू डाला था मैंने एडिशन में। अब यहाँ पे जितने भी मैंने कंस्ट्रक्टर, ये जो इनिट है इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, तो कंस्ट्रक्टर में जितने भी मैंने ये डाले सेल्फ को छोड़ के, ठीक है, सेल्फ तो रहेगा ही, सेल्फ को छोड़ दो, उसके बाद में जितने भी डाले मैंने उसको ये असाइन हो जाएगा। मैथमेटिक्स हो जाएगा असाइन सब्जेक्ट डॉट नम में, देन मार्क 85 हो जाएगा मार्क्स में, एंड सी रोल नंबर हो जाएगा, सॉरी 12 हो जाएगा सी रोल में। और यहाँ पे अभी हमने एक हमारा वेरिएबल बनाए। सो कंस्ट्रक्टर में वेरिएबल कैसे बनाते हैं, सेल्फ डॉट फिर वेरिएबल का नाम। अभी तुमको अगर यहाँ पे यश भी लिखना है तो यश भी लिख सकते हो, तुम्हारा नाम लिखना है तुम्हारा नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आगे जब भी हम ये करने वाले डेफ ग्रेड सेल्फ तो आएगा ही, ठीक है। अभी यहाँ पे सेल्फ आएगा, क्लास के अंदर हर जगह सेल्फ आएगा, ठीक है। जो फंक्शन से बनाते हैं हम क्लास में हर जगह पे सेल्फ आएगा। एंड समझ लो इसमें ले लेते टोटल मार्क्स ले लेते, टोटल लेते हैं, ठीक है, कितने मार्क का पेपर है करके। एंड देन एक फंक्शन बनाते जो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट सेल्फ डॉट एम आर के, ठीक है, सेल्फ डॉट एम आर के, कॉमा दे देता हूँ फॉर सेल्फ डॉट मार्क टोटल, कॉमा टोटल को प्रिंट कर देगा, ठीक है, टोटल में जो भी मैं वैल्यू दूंगा, ठीक है, कोलन। अरे बस इतना नहीं चाहिए, समझ गया। अभी इसमें क्या हो रहा, अभी अगर मुझे ग्रेड को वर्क कराना है तो कैसे वर्क कराऊंगा ग्रेड को मैं। अब ग्रेड के लिए क्या करना पड़ता है, देखो क्लास में दो ही चीज़ हमको ध्यान रखनी, एक क्लास को कैसे कॉल करते और दूसरा क्लास के अंदर जो ये हमारा फंक्शन है अब उसको कैसे हम एक्सेस कर सकते, ठीक है। सो सिमिलरली अभी यहाँ पे मैं सब क्लास तो बन चुका है, अभी मुझे क्लास के अंदर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो क्लास मेरा वेरिएबल है इसमें डाल दिया है सब कुछ। तो अभी ये सब वन में क्या रहेगा, सॉरी सब वन में, अब ये सब वन में क्या क्या स्टोर है पता है, ये जो है ना सेल्फ डॉट यश, सेल्फ डॉट मार्क, सेल्फ डॉट रोल नंबर, इनका डेटा स्टोर है, ठीक है। ये सब जो डेटा हमने दिए ये सब स्टोर है उसमें। और क्या स्टोर है, जो भी अभी हमने ये ग्रेड बनाए इसके अंदर और भी फंक्शंस जो भी एक्स्ट्रा लिख जाएंगे वो स्टोर है। सो अभी हम डायरेक्टली सब वन डॉट ग्रेड लिख देंगे, ग्रेड, और ग्रेड क्या ले रहा है, एक टोटल ले रहा है, एक ही आर्गुमेंट ले रहा है वो, सेल्फ कोई आर्गुमेंट नहीं है, ठीक है, सेल्फ को छोड़ दो, सेल्फ लिखना ही पड़ता है, वो पाइथन में लिखना पड़ता है, वो सेल्फ ऑटोमेटिकली कॉल होने के लिए। तो ये तो याद करना पड़ेगा कि सेल्फ लिखना ही पड़ता है अगर हम क्लास कर रहे तो बस अभी इसमें एक आर्गुमेंट है वो है टोटल, तो हम टोटल दे रहे हैं 100, ठीक है, बस दैट्स इट। और इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो अभी क्या होगा बताओ, अभी क्या होगा, ये सबसे पहले क्या आएगा, अगर ये हमारे कोड है, सबसे पहले कोड ऊपर से लेके नीचे चलेगा, ये कोड देखेगा क्लास। सो सब क्लास है, सब्जेक्ट नाम की क्लास है, वो पढ़ लेगा, इसके अंदर क्या है, इनिट है, ये सब है पढ़ लेगा, बट रन कुछ नहीं होगा, अभी रन कुछ नहीं होगा। रन कब होगा, जब हम उसको पास करेंगे, है ना, वो सब पढ़ के बैकएंड में स्टोर करके रख देगा कि अच्छा ये क्लास है, जैसे वो फंक्शन को स्टोर करता था। अभी वो क्या करेगा, सब वन एक वेरिएबल बनाए और सब्जेक्ट को हमने कॉल कर दिया। जैसे ही सब्जेक्ट को कॉल किए और सब्जेक्ट के हमने जो भी पैरामीटर्स थे वो हमने पैरामीटर्स ये यहाँ पर जो बना था हमारा इंट उसमें पास कर दिए, इनिट। अब उसमें पास हो गया कि ये सारे हमने स्टोर कर लिए, एक वेरिएबल बनाए वहाँ पर, यश नाम का, मार्क नाम का, रोल नाम का, बस इतना ही। यहाँ पर वेरिएबल बनाते क्लास में तो सेल्फ डॉट वेरिएबल का नाम आता है, ठीक है, और जो भी हमने वेरिएबल पुट किए यहाँ पर वो सब उनको नाम दे देते हैं हम डायरेक्टली। और फिर उसके बाद में एक फंक्शन बना दी, ये फंक्शन कॉल होगा, बस ये वाला यही इतना ही करेगा। उसके बाद में फिर हमारा जो पाइथन कंपाइलर है वो 13th लाइन पे जाएगा। 13th लाइन पे क्या करेगा, सब वन डॉट ग्रेड, अब उसको पता है कि सब वन में सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट के अंदर जाएगा, सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के अंदर क्या देखेगा, ग्रेड है, तो अभी ग्रेड के अंदर जाएगा। ग्रेड में क्या करा रहे हैं वो, प्रिंट सेल्फ डॉट मार्क करा रहे, सेल्फ डॉट मार्क उसको पता है, सेल्फ डॉट मार्क पहले से उसके पास है सब कुछ चीज़ें, क्योंकि सब वन के पास क्या क्या है, सेल्फ डॉट मार्क है, यश सेल्फ डॉट यश है और सेल्फ डॉट रोल नंबर है, इन सब का डेटा पहले से ही उसके पास सब कुछ, क्योंकि हमने पहले ये वाला कॉल कर दिए थे। सो उसके बाद में
100 हम पास कर रहे, तो 100 ये टोटल में गया और ये टोटल से यहाँ पर लिंक हो गया। ठीक है, आई होप अभी सब समझ ही गया होगा सबको। किसी को नहीं समझा अभी भी तो बताओ मेरे को। इसको अगर हम रन करेंगे तो लेट्स सी व्हाट इट प्रिंट्स। देखिए 85 टोटल 100। 85 कहाँ से आया? ये जो हमने पास किए थे 85, ये 85 कहाँ घुसा? ये मार्क्स में घुसा है ना, मार्क्स में घुसा। मार्क्स से कहाँ से घुसा? ये सेल्फ डॉट एम आर के एक नाम का वेरिएबल बनाया था मैंने, उसमें मैंने ये पुट कर दिया था मार्क्स का जो हम यहाँ से ले रहे थे, और यहाँ पे सेल्फ डॉट मार्क्स मैंने कॉल कर दिया था। ठीक है, मेरे को भी अभी समझा। चलो, सबको समझा? मुझे अभी ज़्यादा क्लियर हुआ तुमको समझाने के बाद। अगर नहीं समझा हो तो बताओ, जिनको नहीं समझा अच्छे से पूछो, क्योंकि देखो सेम ही है, बस इतना है, फंक्शन अगर समझ गया तो इसका फ्लो भी तुमको समझ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग ही रहता है। मैं जावा एंड इसमें बहुत कन्फ्यूजिंग था, तो इसमें भी थोड़ा हल्का हल्का कन्फ्यूजिंग रहता है, बट एक बार ये समझ गया कि ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग है, कुछ सेम नहीं है, तो फिर वो आ जाता है। प्रैक्टिस करोगे तो तुमको धीरे धीरे तुम्हारी इसमें आ जाएगा कि ये अलग है एंड दिस इज़ डिफरेंट। नहीं तो पहले क्या, क्योंकि जितने भी तुम बुक्स में देखोगे या फिर जितने भी ट्यूटोरियल्स देखोगे उसमें क्या रहता था, अगर यहाँ पे सेल्फ डॉट यश लिखा है तो यहाँ पे भी सेल्फ डॉट यश लिखा रहेगा, है ना, और ऊपर भी यहाँ पर भी यश लिखा रहेगा। तो वो पूरा आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि साला ये एक ही चीज़ है तो 3 4 बार क्यों लिख रहे। तो वो एक चीज़ नहीं है, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते सेम वैसे ऊपर नीचे। आई होप अभी किसी को भी फंक्शंस एंड जो क्लास सब्जेक्ट ये कंस्ट्रक्टर रहता है, कंस्ट्रक्टर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर इट इज़ नथिंग बट द मेथड और फंक्शन ओनली। ठीक है, मेथड और फंक्शन सेम ही रहते हैं, बस क्लास में वो फंक्शन को मेथड बोलते हैं। ओके, एंड फंक्शंस तो यही है। अगर ये फंक्शन को मैंने कॉपी करके इस क्लास के अंदर डाल दिया तो उसको बोलेंगे मेथड करके, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस यहाँ पर एक और मुझे सेल्फ डालना पड़ेगा, सेल्फ कॉमा ए कॉमा बी, और वो एग्जैक्टली एज इट इज़ रन हो जाएगा। ओके, ग्रेट। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी देखते हैं हम। चलो अभी पाइथन बहुत हो गया वापस, तो हम थोड़ा शिफ्ट करते हैं अभी, थोड़ा हाउस प्राइस वगैरह देखते हैं, थोड़ा अलग अलग चीज़ें। ओके, हाउस प्राइस, इसमें किसी को डाउट है? अब कहाँ तक पहुँचे थे हम? हमने लास्ट टाइम जब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग कर रहे थे, हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? आई थिंक कॉलम तक के कवर कर लिया था ना, कॉलम्स तक कवर कर लिया था। वो सब लोग अपनी वो वाली फाइल ओपन कर लो। ओके, IPNB फाइल ओपन करो और उसको रन कर लो कि रन वगैरह हो रहा है क्या बराबर, फिर मैं तुमको बताता हूँ। ओके, मैंने भेजा था तुमको ed_preprocess.ipynb नाम से, ed_preprocess.ipynb नाम से एक फ़ाइल भेजी थी, उस फाइल में है सब कुछ।
हमने देख लिया था कॉलम्स को प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। सो इसमें मैंने आउटलायर्स डॉट सी एस वी, आई होप सबके पास है ये वाली सी एस वी, स्टूडेंट आउटलायर _100 डॉट सी एस वी नाम से एक सी एस वी भी फाइल मैंने भेजी थी, ओके। तो वो फाइल ले लो वहाँ से। तो ये हमारी ऐसा कुछ सी एस वी फाइल थी, प्लेस्ड स्टूडेंट अनप्लेस्ड स्टूडेंट का डेटा सेट था उसमें, है ना। थोड़ा हम आगे देखते हो क्या क्या कर सकते हैं प्री प्रोसेस में। मेरे को याद आने लगता है क्या क्या था, एक बार देख लेता हूँ। तब तक अगर किसी का कोड रन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो वो डाउट पूछ सकता है, ठीक है। तब तक 2 मिनट दो मेरे को। नीरज आया क्या? अरे नहीं नहीं, ये वाला नीरज नहीं, हमारी इधर एक नीरज है, उसके लिए पूछ रहा था बेटा। ठीक है, ये वाला भी नीरज आ गया है, ओके। क्या क्या करना था अभी, प्री प्रोसेस हो गया तो आउटलायर्स आते हैं, आई होप सबका आउटलायर्स आते हैं, आउटलायर कैसे देखना है करके, ओके। ये प्री प्रोसेस में देखो, प्री प्रोसेस में और क्या रहता है, सबसे पहले मीन मीडियन मोड भी देखना पड़ता है हमें कि मीन कितना, मीन मीडियन मोड तो आई होप अभी सबको आता है, ओके। और एक मैंने ये क्लास में नहीं कराया था, एक चीज़ भूल गया था, ठीक है। सब लोग एक डी एस करके इंपोर्ट वगैरह कर लो सब कुछ। वेट, मेरे को सिलेक्ट करने दो, सिलेक्ट करने इंपोर्ट pandas and ds as pd, okay। import pandas as pd, ds is equal to क्या था यहाँ पे, क्या लिखते बोलो, अच्छा ध्यान दो, दे दिया उसने, रीड अंडरस्कोर सी एस वी और आउटलायर्स डॉट सी एस वी, ठीक है। अभी डी एस, हाँ, डी एस डॉट कॉलम्स से मुझे कॉलम्स के नेम चेक करने, सो वेट, इसको रन होने दो। सब लोग रन कर लो, सब लोग अपना आउटलायर डॉट सी एस वी। किस किस का हो गया रन, हम सब दे दो एक बार, जिन जिन का हो गया डी एस डॉट कॉलम आ चुका है। मेरा ही लैपटॉप स्लो ही लगता है, बहुत ही स्लो, ठीक है उसको रन होने दो मेरे, हाँ हो गया, अब एक बार रन हो गया कि अच्छे से रन हो रहा। डी एस डॉट कॉलम्स, अभी ये सब कॉलम्स है हमारे पास ना। व्हाट आई वांट इज, मुझे अगर देखना है कि हमारे कॉलम्स में यूनिक वैल्यूज़ कौन सी है, ये एक कंसेप्ट रह गया था, मैं नेक्स्ट बैच में करा दिया था, बट ठीक है। तो यूनिक वैल्यू के लिए क्या था, डी एस, और इससे हम कोई भी ये ले सकते, क्या ले सकते हैं, कॉलम का एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। डी एस और कॉलम के नाम, जैसे एज, सो इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अभी मुझे क्या देखना है कि कितने कितने एज का डेटा मेरे पास है। ऑफ कोर्स एज क्या ही रहेगी, समवट 0 से लेके 100 तक की एज रहेंगी, तो वो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले एक डेटा देख सकते हैं, डॉट UNIQUE, यूनिक लिख दो, तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एज है, ठीक है। इसको बनाने दो, लेट्स सी। ओके, एक सेकंड, एज एक्सेप्शन, जावा इंडेक्स
इनवैलिड इंडेक्स और फॉल इन रीराइज। एक सेकेंड। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा पता है क्या? कोई बता सकता है? स्पेस है यहाँ पे एक्स्ट्रा, ये देखो एज में ना एक एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, एक एक्स्ट्रा स्पेस है यहाँ पे, अभी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये देखो कि मेरे पास जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा 22, मतलब समझो यहाँ पे कुछ 18 से लेके है ना, 18 सबसे छोटा है, तो 18 से लेके तो सॉरी 16 से लेके तो 25 तक के, सॉरी 120, देखो 120, 16 टू 120 के बीच में मेरा डेटा है सब कुछ। और यही अलग है, मतलब 22, 21, 24, 60, ये सब एज है। इससे के अलावा और कोई एज नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास 29 है, ना मेरे पास 30 है, ना कुछ है। मैं तो बताऊँ ना, हाँ, ओके सॉरी, हाँ ठीक है। तो देखो ds स्पेस एज, क्योंकि यहाँ पर एज जो था वो स्पेस था, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, दैट्स वाई वो रन नहीं हो रहा था, अभी रन हो गया है, ठीक है। सो डॉट यूनिक से क्या पता चलता है हमें कि हमारे पास में कितने अलग अलग डेटा है। हमारा जो इतना बड़ा डेटा था, कहा गया आउटलायर्स, इसमें कितने कॉलम्स है, सॉरी कितने रोज़ है, कितने रोज़ है, अगर देखा जाए तो 100 रोज़ है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि 100 रो में कितने अलग अलग एजेस है हमारे, क्या टाइप्स के एजेस है। तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग यूनिक। अगर मुझे अभी और कुछ फाइंड करना है, सपोज फॉर एग्जांपल आर स्टडीड, ओके, आर स्टडीड, आर स्टडीड की यूनिक वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो एक सेकेंड, हाँ अच्छा, यहाँ पे भी स्पेस है और यहाँ पे भी स्पेस है, एंड इसके बाद में भी स्पेस है, और मैंने चेक करने के लिए किया था। ओके, तो ये इतने वैल्यूज़ है जो अलग अलग वैल्यूज़ है आर स्टडीड के लिए। सिमिलरली तुम प्लेसमेंट अभी देखो, अभी देखते हैं हम प्लेसमेंट स्टेटस। ओके, प्लेसमेंट स्टेटस में दो ही वैल्यू आएगी, वो रहेगा एक नॉट प्लेस्ड एंड प्लेस्ड, और या फिर नैन वैल्यू भी आ सकती है। जो नैन वैल्यू कोई भी नहीं है तो सिर्फ दो वैल्यू यहाँ पे प्लेस्ड एंड नॉट प्लेस्ड। सबको समझा कि यूनिक कब और कैसे यूज़ करना है, इसके साथ यूनिक क्यों यूज़ करना है। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरे इसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ है, सो तब हम यूनिक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आउटलायर्स वगैरह सब कुछ हमने तो देख लिया है अभी। ओके, आज थोड़ा और देखते, और कल से हम अभी मशीन लर्निंग कल से हम स्टार्ट करने वाले, ठीक है। कल से मशीन लर्निंग के बेसिक स्टार्ट करते हैं, और मशीन लर्निंग में कल से ही कर देते हैं हम चालू, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के पहले ये सब तुमको सबको ये करना ही पड़ेगा। अभी तुम लोग कर नहीं रहे हो या नहीं, मैं तो अभी तुमको करा नहीं सकता हाथ पकड़ के, बट जितने लोग कर रहे हैं सब लोग अभी ये जो ED_प्री प्रोसेस फाइल जो मैंने सेंड किया है, उसमें जितना भी दिया है उतना तुम एक बार चेक कर सकते हो, क्या किया है क्या नहीं किया है। किसी को कुछ एरर आ रहा है तो वो बता सकते हो, ठीक है। बॉक्स प्लॉट क्यों यूज़ होता है ये भी पता रहना चाहिए कि आउटलायर्स के लिए बॉक्स प्लॉट यूज़ करते हैं हम। ओके, बॉक्स प्लॉट को पढ़ते कैसे, ये जो आउटलायर्स रहते हैं, ये जो डॉट डॉट से, इनको हम आउटलायर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो बाहर बाहर जाते हैं इनको आउटलायर्स बोलते हैं। तो इन आउटलायर्स को रिमूव करना पड़ता है हमको। चलो और थोड़ा देखते हैं अभी, आउटलायर्स को रिमूव कैसे करें। ओके, तो हमको क्या करना, रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव रो करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, फिल ना हो गया है अपना, ड्रॉप ना हो गया है, बट एक बार हम ड्रॉप देख लेते हैं। फिल ना इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें फिल करना पड़ता है नैन वैल्यूज़ को। नैन वैल्यू हमको हटाना है ना, ओके। सो
आई होप बहुत लोगों को याद होगा कि अगर मुझे ड्रॉप करना है कोई भी तो डी एस लूँगा मैं। ओके, डी एस इज इक्वल टू डी एस डॉट डी आर ओ पी ड्रॉप ना, और इतना। इससे क्या होता है, इससे जितने भी रोज़ होंगे ड्रॉप के वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाएंगे रोज़। पहले हम देखते हैं कि रोज़ कितने हैं, ठीक है, कितने कितने। तो डी एस डॉट इज नल डॉट सम, ये तो सबको पता है। इज नल डॉट सम से क्या होता है, हम सारे सम फाइंड कर सकते हैं कितने नल है करके। तो यहाँ पर अभी हमको दिख रहा है क्या, एज में एक है, यहाँ पर है, यहाँ पर और दो है। तो अभी अगर मैं ये डी एस ये वाला रन कर दिया, अब ये रन करके देखते, देखो सारे जितने भी नल वैल्यूज़ के रोज़ थे वो सारे नल वैल्यूज़ के रोज़ रिमूव हो चुके हैं। ओके, सो ऐसे हम रिमूव कर सकते रोज़ को। और कॉलम के लिए, कॉलम के लिए कहते हैं स्पेसिफिक कॉलम के लिए ये कोड है। अगर तुमको कोई कॉलम में से नल वैल्यू रन कर डिलीट करनी है तो इससे क्या होता, अगर स्टूडेंट आईडी में, सपोज स्टूडेंट आईडी में कोई नल वैल्यू है। ओके, स्टूडेंट आईडी में कोई एक नल वैल्यू है। सो स्टूडेंट आईडी जो हो गई हमारा एक कॉलम है। तो अब वो कॉलम के अंदर कहीं पर भी अगर नल वैल्यूज़ दिखी उसको, सो फॉर एग्जांपल देखो ये हमारा आउटलायर्स डॉट सी में जाते, ये स्टूडेंट आईडी है। अगर इसको स्टूडेंट आईडी में 6, अगर ये 6 यहाँ पर नहीं है, 6 जो है स्टूडेंट आईडी वो नैन है, नैन लिखा हुआ है पे, और या फिर नल वैल्यू है। सो वो क्या करेगा, ये पूरी रो को रिमूव कर देगा। ठीक है, ये पूरी रो को रिमूव कर देगा। समझ में आया क्यों हम वो यूज़ करते हैं और कब हम वो उसको अलग अलग यूज़ करते हैं। ये जब हमें ये सबको मतलब यूनिवर्सल है, जहाँ पर भी नल वैल्यूज़ रहेंगी, एक भी नल वैल्यू रहेगी कोई भी रो में, वो पूरी की पूरी रो को रिमूव कर देगा। और ये क्या करेगा, अगर जहाँ पर भी जो भी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी में जहाँ पर भी नल वैल्यूज़ रहेगी वो उसी को वो रिमूव करेगा। बट अगर फॉर एग्जांपल अभी 6 को रिमूव किया उसने, बट अगर आर स्टडी 4.7 यहाँ पर नल वैल्यू रहती तो इसको रिमूव नहीं किया रहता। क्यों, क्योंकि हमने स्टूडेंट आईडी किया है ना, तो स्टूडेंट आईडी अगर हमने सिलेक्ट की है और यहाँ पे नल वैल्यू यहाँ पर है तो वो इसी रो को रिमूव करेगा, उसके ऊपर या नीचे की रोज़ को रिमूव नहीं करेगा। अगर ऊपर या नीचे रोज़ में नल वैल्यू रहेंगी तो उसको नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर जहाँ पे नल वैल्यूज़ रहेंगी उसी रोज़ को करेगा। समझा। और कोई कॉलम्स में अगर नल वैल्यू रहेंगी उनको नहीं करेगा। फॉर सपोज एग्जांपल, अगर ये कॉलम अटेंडेंस है, पहले वाला इसमें अटेंडेंस में नल वैल्यू है, तो वो उसको कुछ नहीं करेगा। वो क्या करेगा, ये वाली जो 6 रो है यहाँ, ये पूरी रो को रिमूव कर देगा, ये पूरा ही रो को रिमूव कर देगा। और अगर इसको हमें रिमूव करना है तो वापस स्टूडेंट आईडी की जगह अटेंडेंस को लिखना पड़ेगा, और फिर अटेंडेंस से रिलेटेड जो भी यहाँ पर नल वैल्यूज रहेंगी उसके रोज़ वो रिमूव कर देगा। पूरी रो ही रिमूव करेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इतना ही रिमूव करेगा, अच्छी रो रिमूव कर देगा। आई होप अभी सबको समझ गया है रिमूवल कैसे करते। ठीक है, ड्रॉप का रिपीट करो सर। ठीक है, ड्रॉप का देखो दो टाइप के ड्रॉप रहते हैं। ठीक है, एक ड्रॉप ऐसा रहता है जो अभी तो ये रन नहीं होगा है, तो एक सेकेंड में वापस से कर लेता हूँ, वेट। डी एस इक्वल टू डी एस डॉट पी सॉरी ओके। अभी देखो श्रद्धा, ये देखो यहाँ पर एज एंड आर स्टडीड एंड एग्ज़ाम, यहाँ पर नल वैल्यूज़ है। ठीक है, ये जगह पे नल वैल्यूज़ है, मीन्स हमारा जो एग्ज़ाम स्कोर का कॉलम है उस कॉलम में दो जगह पर नल वैल्यूज़ है। जो आर स्टडीड वाला कॉलम है उस जगह में भी दो जगह पर है, और एज है वहाँ पर एक जगह पर है। तो यहाँ पर भी तुम यहाँ पर जाके देखेंगे तो हम यहाँ पर कहाँ पर, हाँ ये देखो 14th लाइन में यहाँ पर मुझे नल वैल्यू दिख रही है ना, यहाँ पे सारे नल वैल्यूज दिख सकते हैं हम। आई होप अभी नल वैल्यू क्या रहती वो समझ चुका है तुमको। अभी अगर मुझे ऐसा कोई कोड लिखना है जिसमें
ये जो कोड रहता फर्स्ट, ये वाला जो कोड है, ये क्या करेगा, जो भी नल वैल्यूज रहेंगी उनका पूरा का पूरा वो डिलीट कर देगा ऑटोमेटिकली, हमको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हैशटैग यहाँ पे रिमूव ऑल कॉलम्स रोज हैविंग नल वैल्यूज, ठीक है, समझ गया। इसको अगर हम रन करेंगे तो जितने भी ये 1 2 आ रहे हैं ये 0 0 हो जाएंगे, मतलब कोई भी नल वैल्यू नहीं रहेगा, ये सबको अप्लाई होता है। तो वो हो गया यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल। अभी इसमें क्या होता, रिमूव ओनली स्पेसिफिक रो, सॉरी स्पेसिफिक कॉलम रो, ठीक है। स्पेसिफिक कॉलम, एक स्पेसिफिक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, उसी उसमें जहाँ पर भी नल वैल्यू रहेगी उसका रो को वो रिमूव कर देगा। सो फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट एज लिखते हैं हम, ठीक है, एज, तो ये क्या करेगा, ये अभी एज का जो 1 1 है नल वैल्यू, इसको रिमूव कर देगा। इसको मैंने रन किया, एक सेकंड, डी एच डॉट ड्रॉप ना क्या हो गया इसमें, अभी स्पेस है इसमें, ये मैंने रन कर दिया। अभी अगर हम ऊपर चेक करते वापस से रन करके कि ओके सॉरी, इसको मेरे को ds में सेव करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, हो गया, एज हो गया 0, बट इन दोनों को कुछ भी अफेक्ट नहीं हुआ। अभी इन दोनों को अफेक्ट करने के लिए मेरे को इन दोनों का यहाँ पे कोड लिखना है, बट मुझे पता है कि सारे मेरे को रिमूव करने, तो मैं डायरेक्टली ये वाला रन कर दूंगा। ये वाला रन कर दिया कि अभी देखो सारे के सारे नल वैल्यूज रिमूव हो गए। हो गया, श्रद्धा समझा? और किसी को और कुछ जिसको नहीं समझा? आई होप अभी समझ गया होगा नल वैल्यूज़ कैसे रहते हैं। बस 2 है नल वैल्यूज़ को रिमूव करने के लिए। अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम में नल वैल्यू ही रिमूव करनी तो ये करो, या फिर सबको ही नल वैल्यू करनी है तो ये कर दो। ओके, ठीक है। अभी इसके बाद देखो इतना ही है, ठीक है। ईडीए में हम इतनी चीज़ें करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, बट वो जैसे जैसे लगेंगी वैसे वैसे करेंगे। बट मोटा मोटा अगर हम देखे जाए तो ये सारी चीज़ें रहती है इसमें, ईडीए में, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में। अब अभी सबको सब समझ चुका होगा। अभी एज, ठीक है। अभी तुम्हारा कैप्स्टोन प्रोजेक्ट आ चुका है अपना, ठीक है। प्रोजेक्ट ले लेते हैं, हमको याद करने प्रोजेक्ट क्या कर लेते हैं, कितने अपने पास स्टूडेंट्स कितने हैं, एक सेकंड देखने देने की तरह, ठीक है। 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, सपोज एग्जाम्पल 40 ही है। ओके, मैं अब तुमको डेटा सेट्स ढूंढ के देता अच्छे अच्छे, उसके ऊपर तुम्हें पूरा ईडीए प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पूरा फुल ईडीए बनाना है, मतलब एक प्रॉपर इसमें ईडीए बनाना है। ऊपर हेडिंग देनी है तुमको IPNB में ईडीए, एंड उसके बाद बनाना है।
डाउट वगैरह तो पूछ सकते हो, ठीक है। आज डाउट सॉल्विंग भी सेशन है अपना। आज ज़्यादा कुछ नहीं है, डाउट सॉल्विंग अगर होगा जिसको भी किसी भी पुराने पाइथन में फंक्शन में जिसकी भी इसमें कुछ रन नहीं हो रहा, तो अभी आज हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आज ज़्यादा कुछ है नहीं अपने पास, तो क्या करना है वो दे देता तब तक, ठीक है। जिनको टूल्स नहीं समझे वो पूछ सकता है कि टूल्स नहीं समझे, वो मतलब लिख के बता सकते हैं अगर जिसको बोल नहीं सक रहा है तो, ठीक है। जितना भी हमने अभी तक कवर किया है उस चीज़ में अगर जिन जिनको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है, सबको आता है क्या फिर? पक्का हो तो पूछो, हैंड्स अप वगैरह करो, अगर कुछ होगा तो पूछो। मैं बस तुम्हारे लिए लिंक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ एक्चुअली। वो मिल गई कि फिर मैं बताता हूँ। सर, एक डाउट था। हाँ बोलो ना। अ, हमने अभी देखा कि अब ड्रॉप इज नल देखने के बाद अपन वो ड्रॉप ना यूज करने के बाद सारे नल वैल्यूज निकल जाते हैं। हाँ। तो फिर अभी जो उसमें नल वैल्यूज मतलब कुछ भी जगह नहीं थी डाटा में, अपन मतलब आउटलायर में देखेंगे हम्म। तो पूरी वैल्यूज निकल जाने के बाद डाटा में क्या चेंजेस होते हैं उसमें से? खाली स्पेस आ जाता है कि नल के जैसे कि उसमें जीरो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी नहीं नहीं, आउटलायर्स में? अरे वो रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है डायरेक्टली। ये अगर हम इन सेंस में हम जब ये करते हैं ना स्टूडेंट डॉट आई डी, अभी इसका तुम शेप लो, ठीक है। इसका शेप देखो, अभी इसका शेप देखोगे ना तो इसका शेप चेंज हो चुका होगा, देखिए। डी एस डॉट शेप, वो रो ही डिलीट हो जाती है डायरेक्टली, रो डिलीट हो जाती है वो। अभी क्या है, 95,8 था और हमारा क्या था, हमारा 100 101 का डेटा सेट था, है ना। ये हाँ। देखो, ये डेटा सेट कितने का था, 100 101 मतलब 100 का है। और उसमें कितने, दो दो पाँच थे, हम्म, और वो पाँचों के पाँचों वैल्यूज़ को वैल्यू रिमूव हो जाती है। यहाँ पर चेंजेस नहीं होते, ये हमारा रियल डेटा है, यहाँ पे चेंजेस नहीं होते। हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो वेरिएबल में कर रहे हैं ना, तो वो वेरिएबल में चेंजेस होते हैं। अच्छा। यही था तुम्हारा क्वेश्चन कि कुछ और था, या फिर हाँ, आउटलायर? नहीं तो यही था। यही था ना। वो ना डायरेक्टली रिमूव, हम्म। कोड को रिमूव, रोज रिमूव हो जाते। तो अब पहले 100 होते, हमने पाँच, हमारे पास 5 नल वैल्यूज़ थे ना, तो वो 5 नल वैल्यूज़ को हमने जैसे ही रिमूव कर दिया तो ऑफकोर्स हमारा कोड भी, हमारा जो ये था क्या, डेटा सेट, तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा ना 5 से, समझा। तो उसको बोलते हैं वैसे, डायरेक्टली वो रिमूव हो जाते हैं, वो कहीं पर जीरो वगैरह कुछ नहीं सेव होता है। वो पूरे रो में एक जगह पर भी अगर नल वैल्यू है तो वो पूरी की पूरी रो ही डिलीट हो जाती है, ठीक है। रो डिलीट हो जाती है, रो डिलीशन। ओके, और कोई? आज का समझा सबको? आज का जो हमने आज का थोड़ा मेन टॉपिक था क्लासेस एंड क्या, क्लास ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन, वो मेन है। वो एक बार समझ गया कि तुम फिर अच्छे मतलब जैसे लीड कोड वगैरह पर भी जाके अच्छे से कर सकते हो क्वेश्चंस। ओके,
विजिट के अंदर हमने 3 टाइप की विजिट देखे, स्टेटफुल, स्टेटलेस, एक आ जाएगा हमारा दूसरा कॉमन विजिट और तीसरा कस्टम विजिट, बराबर। अब उसका ओके वन बाय वन देखा कौन सा विजिट कैसे कॉल करते हैं, विजिट के अंदर ठीक है। अभी देखो एक एक जैसे 40 सपोज फॉर एग्जांपल 40 स्टूडेंट्स है तो 10-10 या अभी तुम करके देख सकते बांट सकते हो, कैसे बांटना है वो तुम देख लो। फाइल बनाना सीखा, ये एक लिंक है फाइल के अंदर कैगल की, लाइन्स लिखी हमने, बराबर है। एक जैसे हमने क्या मिनट, किया, चार्ट पे आए, चार्ट के अंदर हमने क्या किया, चार्ट के अंदर हमने कैगल वेरिएबल्स की देखे, लिंक लेबल देखे, फिर हमने ऑपरेटर्स देखे, फिर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखे, नेक्स्ट। फिर हमने ओके तो ये एक है। ऑपरेशंस देखे, अभी इस पर देखा, तुमको ईडीए परफॉर्म करना है। ओके इस पर तुमको ईडीए परफॉर्म करना है। आई होप सबको लेबल एनकोडर भी पता है, वो भी यूज़ करना है। लेबल एनकोडर का सबसे इजी काम था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो क्या जो वैल्यूज़ रहती क्या करता है लेबल एनकोडर, कोई बता सकता है? यहाँ तक सबको पता है, किसी को कोई कोई बता दिक्कत, सकता है? यहाँ पर कोई क्वेश्चन डाउट? लेबल एनकोडर एक हमने पढ़ा था, लेबल एनकोडर क्या करता है बोलो? सर 0 and 1 वैल्यू प्रिंट करता है ना? हाँ बस 0 और 1 नहीं वैल्यू करता प्रिंट, बराबर नहीं है डेफिनेशन, ओके। बराबर डेफिनेशन बोलो, बराबर डेफिनेशन बताओ। लेबल एनकोडर किसी को भी नहीं पता, मतलब किसी कोई पढ़ाई मतलब यहाँ के जाने के बाद कोई रिवाइज ही नहीं करता इसका मतलब। लेबल एनकोडर नथिंग बट कैटेगरल डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में लेजर कन्वर्ट वैल्यू में करता है। करेक्ट 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 बाइनरी कन्वर्ट करता है। बाइनरी हाँ बोल सकते, बाइनरी नहीं दुष्यंत ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है बाइनरी भी नहीं करता, फिर न्यूमरिक में, ठीक है रूपाली श्रद्धा ठीक है सही बोले तुमने। तो देखो अपूर्वा वो सिर्फ 0 और 1 में कन्वर्ट नहीं करता है, वो लेबल इनकोडर जितनी भी वैल्यूज़ रहती है, फॉर एग्जांपल अभी ये वाला ये देखो टेस्ट प्रिपरेशन, यहाँ पे क्या है नन है, कंप्लीटेड है और नन कंप्लीटेड, दो ही वैल्यू है, तो एक नन को वो 0 दे देगा और कंप्लीटेड को 1 कर देगा। अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम 3 डेटा सेट वाला 3 है क्या कहीं पर, अभी सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो पेरेंटल लीव है, बैचलर्स डिग्री सम कॉलेजेस एंड मास्टर डिग्री, सपोज इतने हैं तो बैचलर डिग्री को 0 कर देगा वो, सम कॉलेज को 1 कर देगा, मास्टर डिग्री को 2 कर देगा। समझ रहे हो, मतलब वो जैसे 2 3 4 जितने अलग रहेंगे उतने 1 2 3 4 दे देगा। और ये जैसे ग्रुप ये भी देख सकते हो, ग्रुप बी को 0 दे देगा, सॉरी ग्रुप ए को 0 दे सकता है, बी को 1 दे देगा, सी को 2 दे देगा, तो 0 से स्टार्ट होता है, बस इतना ध्यान में रखो। समझे, कैटेगरिकल जो डेटा है हमारा उसको वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। सिमिलरली फॉर मेल एंड फीमेल, मेल को 0 दे देगा, फीमेल को 1 दे देगा, वो बस हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, डेटा में कि वो 0 किसको दे रहा है और 1 किसको दे रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली असाइन करता है, दैट्स वाई। बस आई होप अभी सबको समझ चुका है लेबल एनकोडर क्या होता है। इट्स नॉट जस्ट कि न्यूमेरिकल या फिर बाइनरी या फिर सिर्फ 0 1 देता है, वो 0 से लेके जितने अभी उसमें यूनिक कैटेगरी की, इसलिए मैंने वो तुमको डॉट यूनिक वाला करा के दिखाया था, तो जितने यूनिक उतने 0 से लेके 1 2 3 4 उसका चलेगा, ठीक है। ओके सो अभी ये कौन करेगा, ये कितने लोग करेंगे, ये इसके ऊपर ईडीए परफॉर्म करना है, ईडीए में सब कुछ करना है, मतलब डेटा विजुअलाइजेशन जो, और फिर उसके बाद में डेटा, उसके बाद में डेटा प्री प्रोसेसिंग, तीनों स्टेप करनी है, ठीक है, और एक पूरी प्रॉपर फाइल बनानी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक के, पूरी एक ही फाइल में IPNB में आना चाहिए वो। ओके ये एक है, ओके उसके बाद में देखते पहले पूरे सारे में दिखा देता हूँ क्या क्या है। एक स्टूडेंट का है, ओके देन टाइटैनिक डेटा सेट है एक, वही ठीक है, ये टाइटैनिक वाला डेटा सेट है। इस डेटा सेट में क्या क्या दिया है वो तुम देख सकते हो, कुछ यूनिक वैल्यूज़ है, 24 कॉलम्स है, मेल फीमेल 0101 SC, क्या क्या कॉलम्स है, कॉलम्स के नाम भी, कॉलम्स के नेम नहीं है इसमें, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कॉलम्स का नाम ही देना ज़रूरी है, बट तुम यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ कुछ है डेटा, ठीक है। देन मतलब आई थिंक ये जितने लोग मरे उनका नाम है और उनका बर्थ डेट कब है क्या है वैसा कुछ दिया है शायद उन्होंने, ठीक है। तो इसको एक्सप्लोर करो और इसमें से फाइंड आउट्स निकालने हैं तुमको कि क्या फाइंड मतलब क्या निकल रहा है, फाइंड आउट्स क्या आ रहा है। देन उसके बाद में
उसके बाद में ये वाला एक है, नहीं आता तुम्हें? ये एक है। अभी ये क्या है, ये नेटफ्लिक्स मूवीज़ से रिलेटेड डेटा है। ये डेटा कहाँ यूज़ कर सकते हैं पता है? रिकमेंडेशन सिस्टम जब हम पढ़ेंगे ना, तब ऐसा डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। एक रिकमेंडेशन ऐप अगर हमको बनाना है, या फिर जैसे यूट्यूब जैसे यूज़ करते हैं ना, उस टाइप में जब तब हम ये नेटफ्लिक्स और मूवीज़ का डेटा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी तुम देख लो, इसमें क्या क्या है, इसको भी एक्सप्लोर करो प्रॉपरली, इसके चार्ट्स बनाओ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। ओके, देन मैं बस चेक कर लेता हूँ सारे लिंक्स प्रॉपरली रन है कि नहीं है, नहीं तो फिर क्या है ना, कभी कभी वो रन नहीं होते। ओके, ये एक है हार्ट डिसीज़ डेटा। ओके, हार्ट डिसीज़ डेटा है ये, सीपी सेक्सुअल। ठीक है, देखो इसमें लेबल एनकोडिंग पहले से ही किया है। ठीक है, सेक्स में तुम देख सकते हो 0 और 1, 0 और 1, 0 और 1 दिया है, मतलब कि मेल और फीमेल। ठीक है, ये वाला अगर तुम्हें कोड देखा तो ये कोड एकदम, मतलब इसमें तुम्हें सिर्फ डेटा आई थिंक विजुअलाइजेशन एंड वही करना है। बट फिर भी देखो, डेटा प्री प्रोसेसिंग के सारे स्टेप्स होने चाहिए। भले इसमें क्या रहेगा, मोस्ट ऑफ द डेटा ये भरे ही रहते हैं, इसमें नल वैल्यूज़ बहुत कम रहती है, तो तुमको खुद नल वैल्यूज़ डालना पड़ेगा कहीं कहीं पर, और वो कैसे फील करना है तुमको, वो नल वैल्यू को रिमूव करना है, ये सारे प्रैक्टिस करके तुमको दिखाने की, ये कर सकते ये कर सकते। तो जितना ज़्यादा तुम उसमें डाल सकते हो उतना ज़्यादा तुम इनपुट डालो। एडिट तो करते आता ही है अभी सबको, आई होप। जाने का वहाँ पे एडिट कर देने का, स्पेस दे देने का, बस और कुछ नहीं, सिंपल है वो एकदम। देन ये भी है। ओके, मॉल सेगमेंटेशन डेटा एक और है, ये सेगमेंट डेटा। ठीक है, इसमें मेल फीमेल वगैरह, ये इसमें थोड़ा छोटा डेटा है, ये भी रन हो रहा है। एंड दिस इज ऑल्सो, आई होप दिस इज ऑल्सो रन। चलो कर रहे हो सब लोग, बातें बातें करो मत करो, सेटिंग मत करो। आई थिंक इतने डेटा सेट्स मिल रहे हैं, बाकी डेटा सेट का काम के नहीं है। देखो इतने तो डेटा सेट में तुमको दे देता है, इसके ऊपर भी कर दो, मतलब दो डेटा सेट के ऊपर करना है। ठीक है, और तुम एक डेटा सेट यहाँ से ले सकते हो, और एक डेटा सेट तुम खुद के मन से भी, या फिर चैट जीपीटी से ऐसा कुछ डेटा सेट बनाओ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकते हैं नल वैल्यूज़, आउटलायर्स, ये सब, मतलब कि तुम जितना आउटपुट दिखा सकते हो वो सब स्टडी करना है, दैट्स वाई। ठीक है, तो मैंने तुमको तो बताया था कि चैट जीपीटी को क्या कैसे बताना है, उसको कोड कैसे देना है, और उससे हमको डेटा सेट कैसे बनवा के लेना है। ठीक है, तो एक डेटा सेट तुम यहाँ से लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डेटा सेट है, एक डेटा सेट की प्रैक्टिस यहाँ से करो, एंड दूसरा डेटा सेट तुमको खुद बनाना है। तो वो जो खुद बनाया हुआ डेटा सेट में सबका अलग रहना चाहिए, एक खत का ही सेम होगा नहीं, किसी का भी नहीं सेम होना चाहिए, सबका अलग होना चाहिए। ठीक है, जितने भी 40 बच्चे, सबका डेटा सेट अलग होना चाहिए। मे भी नाम सेम हो सकता है, कोई 2 लोग स्टूडेंट डेटा सेट बना सकते हैं, बट ऑफकोर्स स्टूडेंट का कॉलम सबका अलग रह सकते हैं, है ना, कॉलम्स तो अलग ही रहेंगे, चलो कॉलम्स भी सेम रहेंगे, बट उसका डेटा तो अलग ही रहेगा। ऑफकोर्स 101% सबका डेटा अलग रहेगा। ठीक है, तो अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट आए हो, हाँ 40 स्टूडेंट है, तो 40 और 40 होगा, 40 का अलग है। और तुम्हारे लिए वो अच्छा है, तुम लोग अगर एक ही साथ करोगे और फिर सबका एक ही रहेगा, अगर तुम्हारे सर मैम बोलेंगे दिखाओ तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट किए, सबका एक ही प्रोजेक्ट रहेगा और तुम्हारा ही इंप्रेशन डाउन होगा। ठीक है, मुझे कुछ दिखाना नहीं है, ठीक है, मेरे को क्या ही है। तो तुम ऑफकोर्स तुम्हारे कॉलेज में भी पूछेंगे तुमने क्या क्या किए, तो ये एज अ बेसिक स्टार्ट एक प्रोजेक्ट लेके चलो, इसमें प्रॉपरली सब कुछ मेंटेन करो, एज जैसे कि तुम किसी को प्रेजेंट करने वाले हो। जैसे हम ये बनाते हैं ना हमारा पीपीटी, सेम उस फॉर्मेट में तुम ऐसे बना सकते हो। जैसे ये ईडीए है, इसको स्टार्ट करना यहाँ से, ऊपर से स्टार्ट करते, एक सेकंड अटक गया, यहाँ से स्टार्ट करना, मार्कडाउन यूज़ करना अगर तुमको कुछ लिखना है तो। ओके, ऐसे तुम सपोज फॉर एग्जांपल ये अपना हमारा फर्स्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं। आवाज आ रहा है ना इसका, सूरज का? ओके, ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे ऐसे हैशटैग लिख के मार्कडाउन में तुम ऐसे लिख सकते हो कि EDA, और ऐसा अच्छे से लिखो EDA एनालिसिस, है ना। देन उसके बाद में एक और प्लस मार्कडाउन लिख दो, यहाँ से लिखो डेटा
क्या था, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या थी, डेटा एनालिसिस, ठीक है। और फिर अभी यहाँ पे कोड लिखना चालू कर दो कि ये जो कोड है इम्पोर्ट पांडास, ये क्या है एसपीडी, ये क्या है यूज़ फॉर डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। सेम तुम ऐसे लिख सकते हो, फिर नीचे डेटा दिस वी आर इम्पोर्टिंग द डेटा, है ना। मतलब जितना हो सके उतना इसी में एक्सप्लेन करो कि अगर कोई नॉन डेवलपर भी है तो उसको ऐसे समझना चाहिए कि ये कोड क्या कर रहा है। हर ऑफकोर्स हर एक कोड का मतलब नहीं लिखना है, बट जो मेन कोड है ना, जैसे ये तो मेन कोड है इम्पोर्ट का, तो इसका मतलब लिखना है कि लोड डेटा सेट, फिर ये डेटा सेट डॉट डिस्क्राइब। यहाँ पे सब लोग अभी क्या लिखना है, तुमको कंक्लूजन भी लिखना है कि तुमको क्या पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी हमने डेटा डॉट डिस्क्राइब किया, सो ऑफकोर्स यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अभी यहाँ पे लिखने की कि ये डिस्क्राइब करता है। यहाँ पे तुमको क्या लिखना है कि कंक्लूजन क्या फाइंड किया, कंक्लूजन क्या फाइंड किए हमने यहाँ से कि प्राइस जो है, प्राइस काउंट इज़ 5.4, ऐसा कुछ लिखो, 5.4 है, उसका मिनिमम 1.7 है ना। और फिर थोड़ा तुम ये भी देख सकते हो इसमें हल्का सा, अगर पैटर्न अगर तुम फाइंड आउट कर सकते हो तो देखते हो ज़रा। नहीं इसमें पैटर्न वगैरह कुछ फाइंड आउट मत करो, इसमें नहीं होगा पैटर्न फाइंड आउट, ठीक है। जो भी तुमको समझ में आ रहा है तुम इसको पढ़ो, और फिर जो तुमको समझ में आया एक शॉर्ट 2-3 लाइन का डिस्क्रिप्शन नहीं क्या, वो तुमको लिखना है। आपको चैट जीपीटी मत यूज़ करना, बस तुमको जो समझ में आ रहा है वो लिखो। सेम फॉर इन्फो, अभी इन्फो में तुमको जो भी समझ में आ रहा है, तुमने क्या कंक्लूजन फाइंड आउट किए यहाँ से वो लिखना है। ये नहीं कि क्या दिख रहा है, तुमने क्या कंक्लूजन फाइंड आउट किया है कि अभी यहाँ पे अगर कोई भी नल वैल्यूज़ नहीं है ना, क्योंकि देखो 545 की एंट्रीज है और सब में 545 नॉन नल वैल्यूज़ है। तो ऐसे तुमको डिस्क्राइब करना है सारी चीज़ें, तो सब कुछ सारा जितना हो सके कंक्लूजन फाइंड आउट करके डिस्क्राइब करना है, ठीक है। समझ गया सबको। तो तुम्हारा फर्स्ट कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी हम एक कैपस्टोन पे पहुंच गए, अब इसके बाद में हम फिर कुछ और करेंगे कल से। मशीन लर्निंग में अभी नहीं घुसते और थोड़ा हम अलग देखते क्योंकि बहुत कोडिंग हो जाएगा उसमें। अभी इसके बाद में हम डायरेक्टली फ्लास्क देखते हैं, कुछ हम हमारा बैकएंड बनाते हैं एंड वेब एप्लीकेशन अभी थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। कि तुमने हम अभी जो ये सब यूज़ किए तुमने, ये तुम्हारे वेब एप्लीकेशन पे पुट कर सको, अब ये सीखेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा अभी इंटरेक्टिव पे रहेगी क्लासेस कल से, तो कल से थोड़ा देखेंगे कि कैसे क्या होता है ये सब। और सबको समझ गया आज का क्या किया हमने क्या नहीं किए। किसी को कोई अभी भी कोई डाउट है कोई फंक्शंस में, फिर अभी पूछ लो, बट कल तक सबको मतलब सब कुछ आ जाने चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न इन एन ओवरव्यू, ठीक है। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न देखते हैं, ठीक है। मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न एंड प्लॉटी, ठीक है। प्लॉटी ये 3 चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, वो ग्राफ्स बनाने के लिए ही यूज़ होता है, ओके। सिंपल है संकेत, ज़्यादा कुछ नहीं उसमें। जो हम मैटप्लॉटलिब में PLT डॉट से सब कुछ होता है और सीबॉर्न में SNS। कहाँ गया, एक और इम्पोर्ट ही कर लेता हूँ, वापस ds डॉट जस्ट चेक वर्क हो रहा है क्या। आई थिंक रन नहीं होगा, वेट इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा वापस। ds इज इक्वल टू pd डॉट रीड CSV, देखो कभी कभी क्या हो सकता है, कभी कभी ना अटक जाता है ये, इसको स्टॉप करना अगर स्टॉप नहीं हो रहा तो अभी लास्ट ऑप्शन बंद करना पड़ेगा लगता है इसको, और अटक चुका है मेरा, ठीक है। एक मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न, ऐसे मैटप्लॉटलिब डॉट py प्लॉट एज PLT, एज तो अलाइज है नहीं भी लिखेंगे बट लिखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा तुम लिखोगे नहीं हर जगह पे। सो एज
और जैसे ही हमने डेटा सेट हमारा डाले, ऑफकोर्स अभी जो आउटलायर है, ये जो डेटा सेट है हमारा, हमने एक वेरिएबल में डाले, तो अभी ऑफकोर्स वेरिएबल से हम कैसे एक्सेस कर सकते वो तो आई होप तुम लोगों को पता है कि अगर कोई भी कॉलम को हमें एक्सेस करना है तो कैसे करना है, डीएस या फिर जो भी हमने वेरिएबल में उसको लिए, वेरिएबल का नाम और ब्रैकेट में लिखना है उसको, ठीक है, ब्रैकेट में जो भी कॉलम हमें लिखना है उसका नाम लिखना है। सो हिस्टोग्राम वगैरह में क्या रहता है, अगर हिस्टोग्राम हमें लिखना है तो PLT डॉट हिस्ट HIST, अगर इसमें हमें बार ग्राफ लिखना है तो PLT डॉट बार, अगर इसमें हमें पाई चार्ट लिखना है तो PLT डॉट पाई, ऐसे अलग अलग रहता है। और यहाँ पे जितने डेटा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इन सब के क्या रहता है, एक्चुअली सबके कोड अलग अलग रहते हैं। सो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बस तुमको इतना समझना है कि मैटप्लॉटलिब क्या क्या हमें अवेलेबल करता है और सीबॉन क्या करता है। मैटप्लॉटलिब जो है वो एक बेसिक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसमें नॉर्मल होते हैं, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये नॉर्मल होते हैं। बट जो सीबॉन है उसमें थोड़े एडवांस लाइब्रेरीज जैसे बॉक्स प्लॉट हमने देखे थे, बॉक्स प्लॉट वो सब होता है। तो बस तुमको इतना ध्यान में रखना है कि बॉक्स प्लॉट हमें मैटप्लॉटलिब से नहीं, हमें दूसरे इससे लेना है, ठीक है, सीबॉन से लेना है। और ऐसे हम एंड दिस PLT डॉट फिगर से क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा इससे क्या होता है, कि फर्स्ट लाइन से कोई बताएगा क्या होता है, संकेत तुम बता सकते हो कि फर्स्ट लाइन से क्या होता है, width and height. है ना, विड्थ एंड हाइट हम कर सकते हैं मेंटेन, सिंपल, एक बार विड्थ और हाइट, और फिर ये PLT डॉट टाइटल लग सकते हैं, एक्स लेबल, एक्स में लिख के आएगा वो, अगर ये तुमने नहीं भी लिखा तो कोई फ़र्क नहीं, बट हाँ वही फिगर डायमेंशंस, बट हमको क्या करना पड़ता है, ये सब दिखाना पड़ता है ना कि ये इधर फ्रीक्वेंसी है, नीचे प्राइस है, ऊपर टाइटल लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम डायरेक्टली कॉपी करके सेव करके पेस्ट कर सकते हैं। ये PNG को, क्योंकि अभी हम आगे ये जो PNG है हम हमारे एक वेब एप्लीकेशन पे पुट करने वाले हैं, ठीक है, जो भी हम कल वगैरह कल ही बनाते। एंड देन PLT डॉट शो, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, PLT डॉट शो, इससे क्या होता है, ये प्लॉट पर हमारा आता है, पूरा दिखता है। तो तुमको प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक एक की प्रैक्टिस करो, अगर तुम PLT डॉट शो नहीं लिखोगे तो रन होगा कि नहीं होगा वो चेक करो, है ना। फिर अगर ये दोनों नहीं रन करेंगे तो वो कैसा दिखता है बार चार्ट, फिर इसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे करके देखो, ये इसको इतना हटा दो, ये हटा के देखो, कभी कभी अलग अलग कोड हटा के देखो। बट मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन में तुम लोग ChatGPT यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका कोड ऑफकोर्स लर्न क्यों ही करे, इतने सारे कोड कौन लर्न करेगा, बस इतना ध्यान में रखो सीबॉन कैसे कैसे यूज़ होता है। एंड कोरिलेशन, हाँ देखो जो भी एडवांस रहते हैं ना, मैंने क्या बस इतना, जो भी एडवांस है, एडवांस में हीट मैप वगैरह ये सब सीबॉन में रहता है, ठीक है, एडवांस के जितने भी चीज़ें रहते हैं ये सब सीबॉन लाइब्रेरी में रहता है। ये देखो सीबॉन SNS डॉट हीट मैप, तो हीट मैप तो आया होगा अभी सबको पता ही है, दो कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हीट मैप पता लगाते, ठीक है। तो ये शॉर्ट ओवरव्यू था। एंड सिर्फ यही मत करो, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन ऑल्सो प्रैक्टिस प्लॉटी जो हमने देखा था उसका, तो प्रैक्टिस मतलब कि उसका कैसे लेते, क्या लेते, इंपोर्ट कैसे करते, वो देखो ChatGPT से यूज़ कर सकते हो इनके लिए, इनका कोड तुम इजीली ChatGPT से ले सकते हो तब, बट बाकी के कोड तो तुमको आने चाहिए, ठीक है। वो मत लो क्या डेटा एनालिसिस एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग, इसके कोड जितना हो सके तुम अपने मन से रखो। हाँ विजुअलाइजेशन के लिए ये विजुअलाइजेशन के लिए तो 2 ही लाइब्रेरीज यूज़ होती है, विजुअलाइजेशन के लिए तो 2 ही लाइब्रेरी, एक मैटप्लॉट और सीबॉन, बट मैंने एक एक्स्ट्रा बताया तुमको, एक प्लॉटी भी होती है, उसमें इंटरेक्टिव होता है थोड़ा, ठीक है। कल हम थोड़ा और क्लास कैप वगैरह करते, ठीक है। आज इतना ही है, अभी किसी को तो आज जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कल ये सब प्लॉटी हो सके तो प्लॉटी विजुअलाइजेशन की भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि ये जो विजुअलाइजेशन है हम डायरेक्टली वेब एप्लीकेशन में डालेंगे, वो प्लॉटी वाला ही डालेंगे, और ये 1-2 डाल देंगे, तो जितना हो सकता है उतना ट्राई कर लो, कल देखते फिर। तो कोई डाउट वगैरह तो पूछो, और एल्स यू गाइस कैन लीव, जो दूसरी बैच है उसका हम कंटिन्यू करेंगे यहीं पे।